हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग दीजिए इलास्टिसिटी। हिंदी में से क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। इलास्टिसिटी क्या होती है? किसी भी बॉडी का अपनी शेप और साइज में जो परिवर्तन होना है उसको रोकने का जो गुण है। मतलब जैसे हम अगर चाहें कि हम आपको खींच कर क्या कर दें, लंबा, तो आपकी बॉडी ये चाहेगी कि ना खींचे, ठीक है ना। एवरी बॉडी वॉन्ट्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, द प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। बात समझ रहे हैं ना। किसी भी बॉडी का अपने साइज और शेप में होने वाले चेंज का अपोज करना क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा। क्या लिख सकते हैं? द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज in its shape and size by a body। जो ये टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब समझ रहे हैं ना। टेंडेंसी का जिसको हम लोग हिंदी में कभी कह देते हैं कि आपकी मतलब ये किसी भी बॉडी का जो एक प्रॉपर्टी है जिसको वो करने के लिए क्या हो रहा है, टेंड हो रहा है कि अपोज करना है। किसका? अगर कोई हमारे शेप और साइज में चेंज करेगा तो उसका क्या करना है? अपोज करना है, ठीक है। इसकी क्या हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ molecules of a body to regain its original form after removal of deforming फोर्स। देखिए दोनों डेफिनेशन अपनी जगह सही हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म या रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये जो दोनों डेफिनेशन है ये ट्रू हैं कहां पर? विद इन इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे आपने फोर्स लगाया और किसी बॉडी को क्या किया? डिफॉर्म किया। जैसे स्प्रिंग को देखिए, स्प्रिंग को आप अपनी तरफ खींचते हैं तो उसके साइज में आप क्या करते हैं? चेंज। और जैसे ही भाई आप खींच रहे हैं तो किसी फोर्स से खींच रहे हैं ना, तो वो फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही आपने उस फोर्स को हटाया तो स्प्रिंग अपनी जगह वापस चली गई। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि अपनी जगह पर वापस चले जाना, ये प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिसिटी। बात समझ रहे हैं ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसका फॉर्म, उसका साइज, शेप क्या कर दिया? चेंज कर दिया। लेकिन जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो वो जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में कहाँ चली जाए? वापस चली जाए। तो ये जो बॉडी की अपनी क्या है? अपना जो गुण है, इसका प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी क्या है आपकी? इलास्टिसिटी है, ठीक है ना। ओरिजिनल फॉर्म या इसको आप लिख सकते हैं ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी कह सकते हैं, समझने का है। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये दोनों डेफिनेशन कब वैलिड होंगी? विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, अब देखिए कंफ्यूजन कहां आता है, which is
मोर इलास्टिक स्टील और रबर। ये क्वेश्चन सुनते ही जो भी आपके मन में आंसर आया हो उस आंसर को सबसे पहले तो आप कमेंट में मैसेज कर दें, फिर समझें कि इसका आंसर हो क्या सकता है। देखिए दोनों डेफिनेशन को एक साथ लेके चलिए। ये डेफिनेशन कह रही है, देखिए पहली नज़र में आपको आंसर लगा होगा रबर, द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। ये डेफिनेशन रबर के केस में नहीं अप्लाई हो रही है। क्या इस ये वाली, द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आप रबड़ को खींचते हैं, छोड़ देते हैं तो कहाँ चली जाती है, अपनी जगह पर वापस। अब लेकिन देखिए दोनों डेफिनेशन को देखिए, जो जितना ज़्यादा अपोज करेगा, द टेंडेंसी टू अपोज, जो जितना ज़्यादा अपोज करेगा किसका, चेंज का, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा। अब रबड़ को तो आप आसानी से खींच ले जाते हैं, लेकिन क्या स्टील को इतनी आसानी से खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते, इसका मतलब स्टील क्या कर रहा है, अपने शेप और साइज में होने वाले चेंज का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और ज़्यादा कर रहा है किसके कंपैरिजन में, रबर के कंपैरिजन में। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टील जो है वो क्या है, ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों, क्योंकि स्टील क्या करता है, ज़्यादा अपोज करता है अपने शेप और साइज में होने वाले चेंज का। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है स्ट्रेस। क्या देखना है, स्ट्रेस। स्ट्रेस को बोलते हैं इंग्लिश में प्रतिबल, हिंदी में प्रतिबल। स्ट्रेस है क्या, जैसे आप लोग जानते होंगे कि स्ट्रेस क्या है। जैसे आप लोग घर में आपसी उसमें बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बहुत ज़्यादा तनाव मत लो, तो ये उसी से मिलता जुलता है। क्या कहता है ये, देखिए जो भी डेफिनीशंस आप पढ़ रहे हैं उस सब में एक चीज़ कंपलसरी है, वो क्या है, डेफिनीशन शुरू होने से पहले लिखना विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स per unit area is known as stress। ठीक है, क्या है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स है वो क्या है, स्ट्रेस है। आप देख रहे हैं जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रेस, तो जितना ज़्यादा आपके घर वाले आपको क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, आपके पास स्ट्रेस क्या आएगा, उतना ज़्यादा। समझ रहे हैं ना, स्ट्रेस क्या है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रेस। तो फोर्स कम लीजिए तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं कहूँ यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है भैया, न्यूटन, और नीचे क्या है एरिया, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2 और ये क्या हो जाएगा L2, तो डायमेंशन क्या आई ML-1 T
T माइनस 2। बोलिए क्लियर है ना। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस 2, और ये एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, ऊपर एक एल पॉजिटिव है, ये ऊपर जाएगा -2 प्लस 1 -1 और T माइनस 2, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेस। समझ रहे हैं ना। अब देखिए हमने लिखा क्या, आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से दीजिए, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे डिफॉर्मिंग फोर्स की। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, ऐसा फोर्स जो क्या कर रहा है, आपके शेप और साइज में चेंज ला रहा है। यहाँ पर हमने लिखा है द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बात आती है रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, कोई वायर है, अब इस पर आपने इधर लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, बात समझ रहे हैं। और जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो क्या चाहती है कि चेंज ना हो, तो इस चेंज को रोकने के लिए एक बल क्या लगेगा, अंदर कौन लगाएगी, बॉडी के मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, रीस्टोरिंग फोर्स। एफ एक्सटर्नल क्या चाह रहा है कि बॉडी डिफॉर्म हो जाए, और रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाह रहा है कि बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन पे रीस्टोर हो जाए। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एफ एक्सटर्नल बराबर एफ आर। जैसे आप जब न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो न्यूमेरिकल में आपको हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू दी होगी, लेकिन फॉर्मूले में आप रखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स की जगह। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने तरह का स्ट्रेस होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो देखिए 3 तरह का स्ट्रेस होता है। 3 तरह का स्ट्रेस होता है। भाई साहब थोड़ा सा इन लोगों से कह दीजिए शोर कम करें। नहीं, आप आ रहे हैं लौट के, थोड़ा इन लोगों से कह दीजिएगा शोर कम करें। चलिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो देखिए 3 तरह का है। पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा क्या है आपका, सीरिंग स्ट्रेस। और तीसरा क्या है आपका, बताइए। तीसरा है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। तीसरा है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस। अब देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ के लॉन्ग। जैसे ये आपके पास कोई वायर है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी 2 तरीके का है। अब आप चाहते हैं कि इस वायर को क्या कर दें, स्ट्रेच कर दें, तो आपने एफ एक्सटर्नल यहाँ लगाया और एफ एक्सटर्नल यहाँ लगाया। तो इस वाले एफ एक्सटर्नल का अपोज करने कौन आएगा, हमारा रीस्टोरिंग फोर्स, और इस वाले का अपोज करने कौन आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। ये कैसा स्ट्रेस है आपका, टेंसाइल स्ट्रेस। ये क्या चाह रहा है, इसको स्ट्रेच करना। दूसरा देख लीजिए कैसा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये है आपका एफ एक्सटर्नल। तो अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, इसके अपोजिट। ये है आपका एफ एक्सटर्नल, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट। और ये कैसा है,
कंप्रेसिव स्ट्रेस, वैल्यू दोनों की क्या होगी, F बाई ए कौन सा एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सीरिंग स्ट्रेस क्या है, मान लीजिए कि ये आपके पास वायर मान लीजिए या सिलेंडर कुछ भी मान लीजिए, और एक एंड इसका फिक्स है, एक एंड इसका क्या है, फिक्स है। अब आप अगर इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, नीचे से क्या है ये फिक्स है, तो क्या ये ऐसा जाएगा, जैसे आप अपनी किताब को क्या करिए, मेज पर रखिए और ऊपर वाले हिस्से को क्या करिए, प्रेस करिए, तो देखिए यही कंडीशन आती है। यहाँ पर भी आपका क्या है, स्ट्रेस हमेशा क्या रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम स्ट्रेस में देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई आपकी बॉडी है, आपने इसको किस में रख दिया, वाटर में रख दिया, कहाँ रख दिया, वाटर में, तो वाटर इस पर क्या लगाएगा, प्रेशर, वाटर इस पर क्या लगाएगा, प्रेशर, तो स्ट्रेस क्या हुआ आपका, फोर्स अपॉन एरिया। और याद करिए प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो क्या है आपका, प्रेशर P। इस केस में जो आपका स्ट्रेस है वो क्या है, प्रेशर P। नोट कर लीजिए इसे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस तीन तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सीरिंग और वॉल्यूम। आज हम लोग इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेन। हिंदी से समझिए, हिंदी इसकी होती है विकृति। जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो किसी बॉडी में क्या विकृति आई, मतलब उसके शेप और साइज में क्या चेंज हुआ, उसको बताने का काम किसका है, स्ट्रेन का। क्या कहती है स्ट्रेन, विद इन द इलास्टिक लिमिट, कई लोग इसको बोलते हैं अप टू इलास्टिक लिमिट, दोनों बातें एक ही हैं। विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब वो वाले डायमेंशन नहीं है जो अभी हम लोग लिख रहे थे। डायमेंशन का मतलब ये है कि हो सकता है लेंथ की बात कर रहा हो सकता है एरिया की बात कर रहा हो सकता है वॉल्यूम की बात कर रहा हो। ठीक है ना। डायमेंशन का मतलब कि डायमेंशन मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में किसकी बात करेगा, लेंथ की, 2 डायमेंशन में एरिया की, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम की। तो डायमेंशन का मतलब समझिएगा टू ओरिजिनल डायमेंशन। अब देखिए, मान लीजिए लेंथ की बात करता है सपोज दैट, तो जो स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको यूनिट लिखनी हो, क्या लिखनी हो, यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो क्या मैं इसको यूनिटलेस लिख सकता हूँ भाई। क्या लिखा है, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, मतलब ऊपर भी लेंथ, अरे लेंथ हो चाहे चेंज इन लेंथ हो, यूनिट तो दोनों की सेम होगी ना, मीटर, टू ओरिजिनल डायमेंशन, नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर क्या कर देंगे दूसरे को, यूनिटलेस।
और इसी तरह क्या होगा आपका डायमेंशन जो है वो भी क्या होगी डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन क्या है आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी है और ये क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब तीन तरह के हमने स्ट्रेस पढ़े और तीन तरह की क्या पढ़नी है स्ट्रेन। भाई सीधी सी बात है, आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया तो कुछ स्ट्रेन भी तो आया होगा, कुछ चेंज भी तो आया होगा उसके शेप साइज में। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से क्या आएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सीयरिंग स्ट्रेस की वजह से क्या आएगी सीयरिंग स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस की वजह से क्या आएगी वॉल्यूम स्ट्रेन। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने होंगे भाई फिर से 3। पहला क्या होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा क्या होगा सीयरिंग स्ट्रेन और तीसरा क्या होगा वॉल्यूम स्ट्रेन। चलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, ये आपका क्या था मान लीजिए, ठीक है ना, इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी थी L, आपने इस पर क्या लगाया फोर्स, तो इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, मान लीजिए डेल्टा L लेंथ का इसमें क्या आ गया चेंज आ गया। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी चेंज इन डायमेंशन, कितना चेंज आया डेल्टा L, ओरिजिनल डायमेंशन कितना था L, तो स्ट्रेन क्या हो गया डेल्टा L बाई L, ठीक है ना। इसी तरह सीयरिंग स्ट्रेन देख लीजिए थोड़ा सा, सीयरिंग स्ट्रेन क्या होगा देखिए कैसे था ये, यहाँ पर आपने क्या लगाया था फोर्स, तो ये कैसे हो गया था, ये हो गया था आपका ये एंगल मान लीजिए कितना है थीटा, इसको मान लीजिए एक्स डेल्टा एक्स और ये क्या है एल, आपने फोर्स लगाया तो ये डेल्टा एक्स कितना इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ और थीटा क्या हुआ इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर मैं tan थीटा लगाऊं इसमें तो क्या डेल्टा एक्स बाई एल हो जाएगा, समझिएगा tan थीटा लगाऊंगा तो डेल्टा एक्स बाई एल हो जाएगा। अब देखिए अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल देन थीटा इज ऑल्सो स्मॉल। देखिए समझिएगा, हम कह रहे हैं डेल्टा एक्स अगर स्मॉल है तो थीटा भी क्या होगा स्मॉल। डेल्टा एक्स स्मॉल का मतलब क्या है, इसको थोड़ा और इधर लाइए, जैसे ही आप इसको और इधर लाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा कम, जैसे जैसे इसको जीरो पर ले आएंगे तो थीटा भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो क्या हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर थीटा। तो देखिए थीटा क्या हो गया यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई एल, क्या है ये आपकी थीटा, थीटा क्या है सीयरिंग स्ट्रेन डेल्टा एक्स बाई एल। वॉल्यूम स्ट्रेन में आ जाइए, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पर एक हम माइनस लगाते हैं और ये माइनस क्यों लगाते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि ये माइनस हम लोग क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया टाइप्स ऑफ स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल, जब लेंथ के लॉन्ग स्ट्रेन आए, सीयरिंग मतलब जब किसी एंगल पर स्ट्रेन आए, और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है जब वॉल्यूम में चेंज हो, ठीक है ना। नोट करें इसे।
चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं का ये लॉ है क्या, हुक्स लॉ। क्या कहता है ये, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या कहता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब अगर आप इलास्टिक लिमिट में हैं तो जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ही स्ट्रेन आएगी। मतलब जितना आप फोर्स लगाएंगे एक तरीके से पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उतना ही उसके डायमेंशन में चेंज आएगा। अब अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं, प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम दे दिया E। तो E यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। E को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर हमको E की यूनिट देखनी हो तो देखिए क्या हो जाएगी, E की यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस की यूनिट अपॉन स्ट्रेन की यूनिट। तो आप जानते हैं स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो जो स्ट्रेस की यूनिट है वही इसकी भी हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ E क्या हो जाएगा, वही ml-1 t-2 क्या है हो जाएगा, ये आपका डायमेंशन। बात क्लियर है ना, डायमेंशन ऑफ E और यूनिट ऑफ E। E की यूनिट क्या होगी, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी, और E की डायमेंशन भी क्या होगी, जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी। बात क्लियर है। अब आपके पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं वो भी क्या हैं, 3 तरीके के हैं। ठीक है ना, कौन कौन से 3 हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आप इलास्टिक लिमिट में हैं तो जितना स्ट्रेस होगा उतनी ही क्या होगी, स्ट्रेन। चलिए, तो पहला हमको देखना है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग दिखाते हैं वाई से। वाई किसके लिए, यंग के लिए। थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे जिनका बहुत योगदान है। आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने नींव रखी, जिसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसको, हाइगेंस की वेव थ्योरी को। जब यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया तब ये बात प्रूफ हो गई कि हाइगेंस ने जो कहा था वो सही था और न्यूटन ने जो कहा था लाइट के बारे में वो गलत था। तो ये वही वाले यंग हैं जिनका आप पढ़ते हैं यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, या हिंदी में पढ़ते हैं यंग का द्विक-झिर्री प्रयोग। ठीक है ना, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, देखिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain is known as Young
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक ना, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब y बराबर क्या हो गया आपका, समझिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना था, याद करिए, F/A, ये कितना था, डेल्टा L/L, तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, FL/A डेल्टा L, क्या है ये आपका, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नोट करें इसे, फिर आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका दूसरा, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी का दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। इसके लिए भी उसी तरह आप एक्सप्लेन करेंगे। विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ shearing stress to shearing strain is known as modulus of rigidity या shear modulus of elasticity, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो चलिए लिखिए इसको, इसको देखिए हम लोग दिखाते हैं, कुछ लोग इसको जी से भी दिखाते हैं, कुछ लोग इसको नीटा से भी दिखाते हैं, ईटा बोलते हैं इसे, जी और ईटा। क्या हुआ आपका, shearing स्ट्रेस, shearing स्ट्रेन। चलिए shearing स्ट्रेस आपका क्या होता है, F/A, ये क्या था, डेल्टा XY/L, तो ईटा कितना आ गया, FL/A डेल्टा X
इसको आप एक और लिख सकते हैं क्या, देखिए F/A पहले से है और इसकी वैल्यू क्या आई थी, थीटा। भाई थीटा क्या था, डेल्टा एक्स बाई एल, तो यहाँ से ईटा क्या आ जाएगा, F/A थीटा। मान लीजिए अगर थीटा के टर्म में आपको न्यूमेरिकल पूछा है तो आप ये यूज कर सकते हैं, डेल्टा एक्स के टर्म में पूछा है तो आप ये यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है। देखिए चाहे यंग मॉडुलस हो चाहे शियर मॉडुलस हो, सब की जो क्या आपकी यूनिट और डायमेंशन है वो किसके बराबर होंगी, स्ट्रेस के बराबर होंगी। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब लास्ट क्या बचा हमारा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से वही लिखना है, वॉल्यूम स्ट्रेस क्या आता था आपका, प्रेशर। अब देखिए मैंने कहा था इस माइनस के बारे में बात करनी है, ये माइनस देखिए क्यों आ रहा है, ये माइनस इसलिए आ रहा है, ऊपर क्या है P और नीचे क्या है डेल्टा V। आप खुद सोचिए कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने का मतलब उसको क्या करेंगे, और ज़्यादा क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। भाई जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घट रही है, मतलब एक निगेटिव पहले से आएगा वहाँ। भाई एक के बढ़ने पर एक घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव साइन एक पहले से आना चाहिए। तो उस निगेटिव को कंपनसेट करने के लिए हमने एक निगेटिव एडिशनल लगा दिया है, ठीक है ना। तो इसमें लिख लीजिए आप लोग, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, क्या कह रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट if we increase pressure
वॉल्यूम डिक्रीजेज, सो to compensate it we use additional negative sign। जो एक वहाँ पर निगेटिव पहले से आने वाला है उसको कंपनसेट करने के लिए हमने क्या कर दिया है, एक निगेटिव यहाँ एडिशनली लगा दिया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्रेशर जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक निगेटिव वहाँ आने वाला है, उसको कंपनसेट करने के लिए हमने दूसरा लगा दिया है ना। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बोलिए क्लियर है बात, नोट करें। चलिए नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है कंप्रेसिबिलिटी। इसको बोलते हैं संपीड्यता हिंदी में। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस is known as कंप्रेसिबिलिटी। क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी को दिखाते हैं के से, डेल्टा वी माइनस पी वी। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, k बराबर 1/b। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं अब हम लोग। सिंपल न्यूमेरिकल है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब होता है खिंचाव, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ ए स्टील बार, ऑफ ए स्टील बार of length 1 meter, of length 1 meter and cross sectional area 2 centimeter square when subjected to a pull of 2 गुणे 10⁴ न्यूटन। आपको दिया है वाई ऑफ स्टील 2 गुणे 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है फाइंड द एलोंगेशन ऑफ ए स्टील बार व्हेन सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ दिस, मतलब इतना फोर्स जब हम लगा रहे हैं तो उसमें कितना खिंचाव आएगा, यानी कि आपको निकालना है चेंज इन लेंथ। क्वेश्चन समझ रहे हैं? आपको क्या निकालना है? चेंज इन लेंथ। कह रहा फाइंड द इलोंगेशन ऑफ स्टील बार। एक स्टील बार है या स्टील वायर मान लीजिए, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 2 × 10⁴ न्यूटन। कह रहा है कि किसी स्टील बार में अगर 2 × 10⁴ न्यूटन का फोर्स लगाकर उसको खींचा जाए तो बताइए उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा। इलोंगेशन का मतलब क्या है? खिंचाव। तो बताइए, कर सकते हैं क्वेश्चन को, ट्राई करिए, आंसर को लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, कर लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। चलिए, जिसको नहीं आया वो देखे। आप लोग जानते हैं कि यंग मॉडुलस क्या होता है आपका? F/A डेल्टा L/L, यानी कि y बराबर क्या हो गया? FL A डेल्टा L।
आपको क्या चाहिए, डेल्टा एल, डेल्टा एल को इधर ले जाइए, वाई को इधर ले आइए। अब देखिए चलिए वैल्यू रखते हैं, तो डेल्टा एल बराबर फोर्स कितना है भैया, 2 × 10⁴, ठीक है। और देखिए लेंथ आपकी कितनी दी हुई है, 1 मीटर, लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर, डिवाइड में एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको किस में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में, तो 2 × 10⁻⁴। चलिए इधर आ जाइए, y कितना दिया है आपको, 2 × 10⁻11। चलिए डेल्टा एल, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 1/2 है इसको मैं लिख रहा हूँ 0.5। अब बची 10 की पावर, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 10 की पावर -4 है, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 10 की पावर +4 हो जाएगा, +4 ये पहले से है, तो 10 की पावर 8 हो गया। ये 10 की पावर +11 है, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -11, तो 0.5, 10 की पावर कितना बचेगा, -3 मीटर, या इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बराबर 0.5 मिलीमीटर। देखिए नोट करिए क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत उसको पूछें। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आपसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ ए स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ दिस। अब देखिए ये फॉर्मूला है आपके पास, इसमें कितनी क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 4 आपको देगा और एक आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, डेल्टा एल,
तो आपने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है यंग मॉडुलस का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेस है लॉन्गिट्यूडनल, स्ट्रेन कौन सी है लॉन्गिट्यूडनल, एल कहाँ जाएगा ऊपर, ए कहाँ आएगा नीचे, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, आपको चाहिए क्या था डेल्टा एल, तो आपने डेल्टा एल को इधर भेज दिया, वाई को कहाँ ले आए यहाँ, डेल्टा एल बराबर क्या हो गया, एफ की वैल्यू आपको दी थी 2 × 10⁴, एल की वैल्यू आपको दी थी कितना था लेंथ 1 मीटर, डिवाइड में आ जाइए क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखिए सब चीज़ आप किस में रख रहे हैं, देखिए ये किस में न्यूटन मीटर स्क्वायर में, लेंथ किस में मीटर में, मतलब MKS में, और एरिया दिया है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर में कितने मीटर 100, मतलब 10 की घाते -2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की घाते -4, और आपने किसकी वैल्यू रख ली वहाँ पर y की वैल्यू रख ली 2 × 10 की घाते 11, सॉल्व किया तो कितना आ गया आंसर आपका 0.5 मिलीमीटर। तो इतना उसमें क्या आएगा इलोंगेशन आएगा, या उसमें इतना उसमें क्या आएगा चेंज आएगा। बात क्लियर है ना। चलिए तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके कुछ क्या देखेंगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए थैंक यू।